अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एंड बॉडी प्लान्स ऑफ एनिमल्स। इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि एनिमल्स किस तरह से सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ डाइवर्सिफाई हुए या होते हैं, और बॉडी प्लान्स के लिहाज से एनिमल्स जो हैं वो किन किन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं जिनसे इस वीडियो का जो मटेरियल है वो लिया गया है। इसके अलावा आप इन रेफरेंसेस को अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए और या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायजूस जो है वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है फॉर MCQs। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एज वेल। So students, let's move towards the contents of our topic. हमारा टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्सिटी एंड बॉडी प्लान्स ऑफ एनिमल्स, और इसमें जो सबसे पहला कंटेंट है वो है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि किस तरह से जो है एनिमल्स की बॉडी ने एक हायरार्की अपनाते हुए दर्जा बदर्जा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इख्तियार की। सेकेंड वन इज़ द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर किस किस तरह के कितने ग्रेड्स जो हैं वो अपनाते हुए इन्होंने सिंपलेस्ट लेवल से एक यूनिसेलुलर लेवल और बॉडी लेवल से एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता गया, किस तरह से इनकी बॉडी जो है वो डाइवर्सिफाई हुई। सिमेट्री एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें आपने पहले भी सुना होगा बायलेटरल, बायरेडियल, डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं सिमेट्री की, वो इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन विच वी विल डिस्कस कि किस तरह जो है एक एनिमल की जो है वो टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या उसकी बॉडी जो है वो उसकी डोर्सल साइड है, विच वन इज़ द वेंट्रल साइड, कौन सा बोरल पोर्शन है, कौन सा बोरल एंड है, ओरल एंड है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग टर्म्स ऑफ डायरेक्शन में पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्पोर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQs जो हैं वो अब इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। So let's move towards our topic. Before starting our topic, there are some important points that should be in our mind. The first one is evolution. The first one is evolution. देखिए, जब भी एवोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे बड़ा अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है माहौल में तब्दीली की वजह से, जो एवोल्यूशन की वजह से हो रही है, उसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एवोल्यूशन जो है वो उसके जेनेटिक मेकअप को जो है वो चेंज कर देती है या उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो वो फिर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर, और वो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। या जो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आई है वो दर्जा बदर्जा यानी कि हायरार्की इख्तियार करते हुए नस्ल दर नस्ल वो चढ़ती रहती है, और वो फिर ऑर्गेनिज्म के लिए या पूरी उसकी जो हायरार्की अगर चल रही होती है, जो नस्ल चल रही होती है, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। या पहली बात तो ये है कि वो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ जो है केसेस में ऐसा होता है कि जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छी साबित होती है। फॉर एग्जांपल, जो बर्ड्स में 4 लिम्स से जो विंग्स का बनना है वो बहुत ही अच्छा या बेनिफिशियल पॉइंट था एंड बर्ड्स के लिए। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट ये है कि अभी तक जो है वो 32 फाइला जी हाँ फाइलम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर के डिस्कवर हो चुके हुए हैं। अब मज़े की बात यह है कि इन 32 फाइलम्स के अपने अपने फ़ीचर्स हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते। मतलब सबके जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। आपने देखा होगा मोलस्का की डिफरेंट है, निमाटोड्स डिफरेंट हैं, इसके अलावा प्रोटोजोन्स डिफरेंट हैं। हर किसी के अपने अपने जनरल करेक्टर्स हैं और उसके बाद स्पेशल फीचर्स हैं। इसके अलावा ऑल ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर ऑर्गेनिज्म में एक इंटरेस्टिंग मटेरियल डिज़ाइन जो है वो ऐसा होता है, वो सब में सेम है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू साइंस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेके आ रही।
अब वो इनके मुताबिक ये है कि एक सिंगल चीज़ ऐसी है जो सब ऑर्गेनिज्म में सेम है, एंड आई थिंक आप लोग वो गेस कर चुके होंगे, दैट इज़, लेट मी राइट हेयर, and that intrinsic material design and fundamental functional plan may be the DNA और RNA। यानी कि वो जो सिंगल एक मटेरियल डिज़ाइन था या डिज़ाइन है, वो डीएनए और आरएनए जो सब ऑर्गेनिज्म में छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट लेवल से लेकर मल्टी सेलुलर जो कम्प्लेक्सिटी का मतलब एंड है, वहाँ पर तक जो है वो एक सिंगल चीज़ है कि हर सेल में वो पाई ही जाती है, दैट इज़ मे बी द डीएनए और आरएनए। The next point is first cell were prokaryotes that diversify greatly over time। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स जो थे वो सिंगल सेलुलर हैं या सिंगल सेलुलर थे, जिनमें आर्किया और बैक्टीरिया जो है हम लोगों को सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, हम लोग कह सकते हैं बड़े फेमस इनके ऑर्गेनिजम्स में या इनकी कैटेगरीज में आते हैं। तो ये जो थे वो सिंगल सेलुलर थे, मतलब सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर थे, सारे लाइफ प्रोसेसेस जो थे वो एक ही सेल के अंदर होते थे। अदर वो जो है वो एक्सक्रीशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, रिस्पायरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, वो सारी चीज़ें थी एक ही सेल के अंदर हो रही थी। ऑर्गेनेलिस जो भी थी इनकी छोटी मोटी इनके अंदर प्रेजेंट, वो सारा उन्होंने फंक्शन संभाला हुआ था एक ही सेल के अंदर। अब टाइम गुजरने के साथ साथ एक ह्यूज लाइफ यानी कि स्पैन ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ उस सेल में इतनी चेंजेस हुई कि एक पूरा यूनिसेलुलर से एक पूरा जो था वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। सो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब ऑर्गेनाइजेशन दरअसल होता क्या है एनिमल्स में। देखें, जब भी एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स को देखें या एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं, हमें पता है कि एनिमल्स की बॉडी जो है वो सेल्स से ही बनी होती है, लेकिन सेल्स में जो उससे भी छोटा यूनिट्स होते हैं लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गए, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और इन सब को बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मिलकर क्या बना देती हैं, सेल। अब देन सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, एक पूरा टिश्यू। टिश्यूज़ जो हैं वो एपिथेलियल हो सकते हैं, स्पोर्टिव टिश्यू हो सकते हैं, कोई भी मतलब स्क्विमस, इस तरह के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो मिलकर भी बना देते हैं एक ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के साथ वर्किंग करता है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, वो मतलब एक ही स्टमक नहीं आता, उसमें बहुत सी इंटेस्टाइन आता है, उसमें स्टमक आ गया, उसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी जो है वो इंक्लूड होती है। तो ये ऑर्गन्स जो है वो मिलके बना देते हैं एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अलावा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं, नर्वस सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म या पूरा एक एनिमल बॉडी जो है वो बना देती है। इस पूरी कैटेगराइजेशन को या इस पूरे लेवल को जो हम लोग नाम देते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो एक सिंपलेस्ट लेवल से लेकर कम्प्लेक्स लेवल तक जो एनिमल्स है उसके बनने का बायस बनती है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन एनिमल्स। Now we are going to study the grade of organization in organismal complexity. The first one is the protoplasmic grade of organization, second one cellular grade of organization, then cell tissue, then tissue organ, and then organ system. We have seen in the previous slide that there are 5 grades of organization in animal. द सिंपलेस्ट वन आर द प्रोटोप्लाज्मिक। तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, जिनमें प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन में पैरामीशियम अमीबा, ये कैटेगरी फॉल करती है। एंड द कम्प्लेक्स आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जिसमें स्नेक, इसके अलावा मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सारी जो कैटेगरीज हैं फॉल करती हैं। द फर्स्ट वन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोटोप्लाज्मिक और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल जो है प्रोटोजोन्स बड़े ही अच्छे मतलब एग्जांपल है
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपैनोसोमा है। प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएट्स इनटू ऑर्गेनेलिस। प्रोटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे आगे कि एक वो पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर होता है, एक पूरा मैस होता है। तो ये ऑर्गेनेलिस में जो है वो डिफरेंशिएट्स हो जाता है, और ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बहुत ही तरह की, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ऑर्गेनेलिस सिंगल सेल के अंदर होती हैं, जो अपना अपना जो काम है उसको सरअंजाम दे रही होती हैं। हर ऑर्गेनेली का जो अपना फंक्शन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक ही सेल बाउंड्री के अंदर हो रहे होते हैं। आपको पता है कि वो एक ही सिंगल सेल होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है, एक ही सिंगल सेल होता है, और उसी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल कुछ की यहाँ पर एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन है, इधर लोकोमोशन है, डाइजेशन है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही सेल बाउंड्री के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। एनिमल को स्टडी करने के लिए आपको जस्ट एनिमल को जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे पुट करना है और रखना है स्लाइड पे, और उसके अलावा आपको एग्जामिन करना है। आपको सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो उसके आप दे सकते हैं इजीली कि क्या क्या उसके सेल में जो ऑर्गेनाइज हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद ये लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब जो इन एनिमल्स में ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी जो बॉडी है वो कंसिस्ट ऑफ अ मैस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म दरअसल होता है कि एक मैस ऑफ सेल है या मैस है, जिसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये सारी चीज़ जो हम इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब इसी के अंदर जो है ऑर्गेनेलिस जो है वो लाई कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऑर्गेनेलिस हैं एक सिंगल सेल। जो प्रोटोजोन्स में आपको याद होगा कि वैक्यूल्स की जो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जिसमें इजेशन वैक्यूल्स कुछ होते हैं, कुछ जो हैं वो डाइजेशन जो वैक्यूल होते हैं वो होते हैं। तो डाइजेशन वैक्यूल का आपको पता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जितना भी सेल का जो प्रोसेसेस होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, जितनी भी उनकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद इजेशन वैक्यूल्स को वो जो है वो अपना सारा मटेरियल भेजते हैं। इजेशन वैक्यूल का काम क्या होता है कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल कर देते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड वन विच इज़ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल नाइडेरियंस में मतलब हाइड्रा, ओबीलिया, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फाइलम नाइडेरिया के, उनमें जो है वो एग्रीगेशन होती है सेल्स की, और सबसे बड़ी बात कि सेल जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर सेम फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो दी गई है कि नर्व नेट इन नाइटेरियन डेफिनेट टिश्यू स्ट्रक्चर that perform the function of coordination। नर्व नेट यानी कि उनमें जो नर्व नेट होती है वो इतनी वेल डेवलप नहीं होती, लेकिन ये है कि वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, डेफिनेट टिश्यू स्ट्रक्चर है, डेट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि आपस में मिलकर उस नर्व नेट के जितने भी सेल्स हैं आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और वो नर्व नेट एक टिश्यू की फॉर्म में जो है वो फिर सारा जो है नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। एनिमल विद इन दिस ग्रेड आर नोन एज यूमेटोजोन्स। अब इस कैटेगरी में जो जो एनिमल्स होंगे उनमें उसको हम लोग बोलेंगे यूमेटोजोन्स। फॉर एग्जांपल ओबीलिया है, हाइड्रा है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं हम इनको बोलेंगे यूमेटोजोन्स। सो दिस वन इज़ द थर्ड grade of organization. Let's move toward the fourth one. Fourth one is the tissue organ grade of organization। इसमें सिंपल सी बात है कि जो टिश्यूज़ हैं वो एक ही तरह के टिश्यूज़ में मिलकर वो ऑर्गन बना देंगे। अब ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे।
स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में मतलब वो डाइजेशन का भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो नर्वस सिस्टम अगर है, ब्रेन है, वो नर्वस सिस्टम का जो है वो ऑर्गन है एक, वो नर्वस सिस्टम का काम देखेगा। इस तरह स्टमक है वो डाइजेशन का देखेगा। इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पे टू टर्म्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं, जिसमें एक है वो पैरेन्काइमा है एंड द सेकंड वन इज़ द स्ट्रोमा। एक जो है हमारे पास पैरेन्काइमा है और दूसरी जो है हमारे पास स्ट्रोमा है। अब पैरेन्काइमा क्या है कि ऑर्गन जो होता है उसमें जो फंक्शनल सेल्स होंगे ऑफ एन ऑर्गन के, एक ऑर्गन के जो भी फंक्शनल सेल्स होंगे, जो भी उसके मतलब ओरिजिनली जनरली जो है वो एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे ऑर्गन में, उनको हम बोलेंगे पैरेन्काइमा। अब उसके जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होंगे इर्द गिर्द विद इन द ऑर्गन, अब उनको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक हो गया। अब एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं पेंक्रियाज, वर्टिब्रेट पेंक्रियाज बड़ी अच्छी एग्जांपल है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें जो सिक्रीटिंग सेल्स जो हैं, आपको पता है कि पेंक्रियाज में सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, वो उनको हम बोलेंगे पैरेन्काइमा। और जो कैप्सूल एंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें वो होता है स्ट्रोमा। लेट मी शो यू। अच्छा जी, ये जो वर्टिब्रेट पेंक्रियाज होता है उसमें जो कैप्सूल और सेप्टा होते हैं वो हम उनको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आर द स्पोर्टिंग सेल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रोमा जो है वो आर द स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, वेयर एज द पैरेन्काइमा सेल्स आर द सिक्रीटरी सेल्स और डक्ट्स। यानी कि ये पैरेन्काइमा, ये थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये जो है रियल में जो सिक्रीशंस होती हैं वो इन्हीं सेल्स के थ्रू होती है। मैंने आपको पहले बताया कि पैरेन्काइमा आता फंक्शनल सेल्स, जो रियल में फंक्शन करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं पैंक्रियाज के अंदर, वो दैट विल बी द पैरेन्काइमा। और जो बाकी जो उसके स्पोर्टिव सेल्स होंगे दैट विल बी द स्ट्रोमा। सो द सेकेंड ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है या मतलब ज़्यादातर इस कैटेगरी में फॉल करता है दैट वन आर द स्पॉन्जेस। और इसके अलावा इसमें होता क्या है कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होती है, मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं, मिल जाते हैं आपस में। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि वो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब फंक्शन उनके सेम नहीं होते, वो उनके फंक्शन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर उनमें होती है कि एक सेल ने ये काम करना है, दूसरे सेल ने ये काम करना है। तो ये है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते, मतलब हर एक सेल का अपना अपना अलग-अलग फंक्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं जिनमें हमारे पास जो है वो स्पॉन्जेस हैं। आपको पहले भी जो है वो बताया है कि फर्स्ट वन इज़ द स्पॉन्जेस। फिर जो है हमारे पास वोल्वोक्स आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑर्थो और नेक्टिडा है जो एक मेसाजोन है। मेसोजोन है। मेसोजोन दरअसल वोम लाइक जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इनकी भी जो ये बॉडी प्लान्स हैं ये सारे जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अच्छा जी, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स हैं लाइक आई स्पॉट एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, यू कैन सी द आई स्पॉट्स इन टेपवर्म। एंड इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं लिवर फ्रूट में। ये दोनों जो हैं वो बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं ऑर्गन्स की। इसके अलावा हम एग्जांपल कॉमन लाइफ से भी ले सकते हैं ह्यूमन में, जैसे स्टमक है, किडनीज है, हार्ट है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो ऑर्गन जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग कोट कर सकते हैं। Now let's move towards the other slide. The last but not least, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देंगे, एक पूरा सिस्टम डेवलप कर देंगे। कि मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हमारे माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारे पास जो है स्टमक आ जाता है, हमारे पास जो है इंटेस्टाइन्स हैं, ये सब कुछ जितने भी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देंगे, पूरा एक सिस्टम बना देगा। उस सिस्टम को हम नाम दे देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब है क्या कि एक तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है।
और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म सम फंक्शंस लाइक सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन। यानी कि सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं कि ब्लड है, और ब्लड है, उसके बाद हार्ट है। हार्ट जो है, सॉरी ब्लड तो नहीं, लेकिन हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है। अब इसके साथ आर्टरीज, वेन्स, ये वो जितने भी ऑर्गन्स मिलते हैं, मिल के क्या बना देते हैं, पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं, जो वर्क क्या करते हैं, सर्कुलेशन का वर्क करते हैं। पूरा ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं। इसके बाद रिस्पिरेशन, आपको पता है कि रिस्पिरेशन में लंग्स आ जाते हैं, आपके फेफड़े जो हैं। इसके साथ भी जो दूसरे ऑर्गन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर रिस्पिरेशन है, और एच डाइजेशन एज वेल। आगे है हमारे पास सिंपलेस्ट एनिमल्स लाइक नेमर्टियंस हैं। जैसे मतलब सिंपलेस्ट लेवल के जो नेमर्टियंस एनिमल्स हैं, उनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम है, उसकी एग्जांपल जो हम कोट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत ही एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन की एग्जांपल आपको मैंने दी है। आर्थ्रोपोड्स में बड़े अच्छे जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, तो हम लोग इनको भी जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंटेंट पॉइंट इज़ एनिमल बॉडी प्लान्स। एनिमल बॉडी प्लान्स में सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास आती है, दैट इज़ सिमेट्री। एंड लेट्स डिस्कस के सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री क्या है? बैलेंस, प्रोपोर्शन और कोरिस्पॉन्डेंस इन साइज एंड शेप ऑफ पार्ट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मीडियन प्लेन। यानी कि किसी भी मीडियन प्लेन के इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स की इस तरह से तरतीब कि वो ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे फिजिकली। तो इससे क्या एक बैलेंस प्रोपोर्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कुछ टाइप्स जो है वो बताई गई हैं, जिनमें जो है वो बायलेटरल है, बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, यू कैन सी। इसके बाद स्फेरिकल सिमेट्री है। लेट्स डिस्कस द टाइप्स इन डिटेल। टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल्स। देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल्स, जिसमें रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एसिमेट्री एंड स्फेरिकल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है, आगे उसकी दो सब टाइप्स हैं या सब कैटेगरीज आप कह सकते हैं, जिसमें एक तो है वो बायरेडियल है। बायरेडियल कब होगा? जब एनिमल जो है उसके वो दो पार्ट्स होंगे, यानी कि वो टू हाफ्स में डिवाइड होगा। एंड एक है पेंटारेडियल। जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि जब पेंटा या 5 हिस्सों में एक एनिमल जो है वो डिवाइड होगा, देन इट विल बी अ पेंटा रेडियल सिमेट्री। अब हम इन टाइप्स को जो है वो वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। रेडियल सिमेट्री is the first type, so arrangement of body parts in such a way that any plane passing through the oral aboral axis divides the animal into mirror images। यानी कि उसके ओरल और बोरल यानी कि माउथ और एनस वाली साइड पे कोई भी प्लेन पास किया जाए, तो वो यानी कि कोई भी इमेजिनरी लाइन खींची जाए, तो वो एनिमल्स को जो है मिरर इमेजेस में हाफ कर देता है। यानी कि उसके दोनों साइड पे जो एनिमल्स की इमेजेस बनेंगी वो ऐसे ही होंगी, बिल्कुल जिस तरह से एक जो है उसका बिल्कुल अक्स है दूसरे का। एग्जांपल्स जो हैं वो नाइडेरियंस हैं। यू कैन सी दिस वन इज़ द ओरल साइड, दिस वन इज़ द एबोरल साइड, ओरल एंड एबोरल। तो इसमें जो है वो मिरर इमेजेस बन जाएंगी। तो जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है बाई रेडियल सिमेट्री। इसमें होता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। यानी कि कोई भी एनिमल बॉडी होगी, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, जैसे कि ये आपके सामने है। इसको एनिमल बॉडी को जो है वो टू हाफ्स में डिवाइड कर देगी, then it will be called as biradial symmetry. Bi mean two, the first one and the second one. Example इसकी है टिनोफोरन्स,
The second type of radial symmetry is the pentaradial symmetry. पेंटा मीन 5, मतलब एक एनिमल बॉडी की इस तरह से डिवीजन कि वो 5 प्लेन्स में जो है वो डिवाइड हो जाए, 1 2 3 4 and 5. The common example is the starfish from the group Echinoderms. Arrangement of body parts in 5 rays of symmetry around the central axis. This one is the central axis and this one is the arrangement of body parts in 5 rays of symmetry. यानी कि 5 तरह के सेगमेंट्स में है एनिमल बॉडी पार्ट्स की डिवीजन हो जाना, उसको पेंटा रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बाइलेटरल एनिमल्स जो होते हैं वो मूव इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आगे की तरफ। इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो एंड है उनका, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डॉग स्पीशीज़ जो है वो दिखाई गई है, तो यहाँ पे जो जिसका फॉरवर्ड एंड है यानी कि जिसका फॉरवर्ड हेड वाला पोर्शन है वो इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली इन टच होता है, या इन्वायरमेंट में वो 24 घंटे या जब जितनी भी देर तक वो लाइफ ऑर्गेनिज्म जो है या एनिमल जो है सर्वाइव करता है, तब तक उसका जो हेड है वो एनवायरनमेंट के साथ इन टच रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एंड पर कम्प्लेक्स सेंसरी, जिसमें हमारी आइज़ वगैरह या एनिमल्स की आइज़, क्योंकि आइज़ जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी में आइज़, कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स में आइज़ आ गया, नर्वस सिस्टम में ब्रेन वगैरह, इसके अलावा फीडिंग स्ट्रक्चर्स में माउथ आ गया। ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं उस एंड पे डेवलप हो जाती हैं, और इस डेवलपमेंट को, इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन को बोलते हैं सेफलाइजेशन। इट अकर्स एट द इंटीरियर एंड एंड द अदर एंड इज़ द पोस्टीरियर। जिस एंड पे सेफलाइजेशन होगी उस एंड को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर एंड एंड द अदर वन इज़ द पोस्टीरियर एंड, दिस वन। द थर्ड इज़ द एसिमेट्री। अब एसिमेट्री होता है क्या है कि जब किसी एनिमल्स में जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं विदाउट सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट के जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं, मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो इस कंडीशन में हम लोग एनिमल्स को बोलेंगे कि ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स डू नॉट डेवलप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक लोकोमोशन या कम्युनिकेशन। एसिमेट्रिकल जो एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोशन के जो तरीक़ेकार होते हैं या मेथड होते हैं वो इतने हाईली या वेल डेवलप नहीं होते। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो फंक्शंस हैं वो भी ज़्यादा कम्प्लेक्स इस तरह के नहीं होते। इसके बाद जो है स्पॉन्जिस इसकी मेन एग्जांपल है। इसके अलावा जो स्नेल है वो इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्नेल में जो है बॉडी पार्ट आप किसी भी तरह से इसकी जो है ना सिमेट्री नहीं बना सकती हो। अगर आप इसको एक 1 से 2 से मतलब इंटीरियर या से पोस्टीरियर की तरफ जो है इसको कट आउट करते हो या इमेजिनरी लाइन जो है इसके ऊपर ड्रॉ करते हो, तो किसी भी तरह से इसकी एनिमल जो है वो 2 बॉडी पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होती। इसके कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ज़्यादा एक तरफ हो जाएंगे या दूसरी तरफ कम रह जाएंगे। इस वजह से जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं आएगा, तो हम लोग इनको बोल सकते हैं कि ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। द फोर्थ वन इज़ द स्फेरिकल सिमेट्री। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल सिमेट्री दरअसल हम लोग बोलते हैं ऐसी अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स in such a way that any plane passing through the center divides a body into equivalent halves। यहाँ पे आप एनिमल दे सकते हैं जो वोल्वक्स है, इसको हम लोग कहीं से भी जो है एनिमल को डिवाइड करते हैं तो उसकी जो बॉडी पार्ट है वो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाएगी। हम लोग ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से हम लोग एक बॉल को हम लोग जो है इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंटर से कट लगा दें या साइडों से लगा दें तो इक्वली पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री।
रेयर अमंग एनिमल्स बट फाउंड इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स। एनिमल्स के अंदर जो है ये लेस डेवलप होती है, कम होती है, मतलब एनिमल्स में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं बिकॉज वो सिंगल सेलुलर होते हैं, तो उनमें जो है ये हाईली डेवलप, या हम कह सकते हैं उनमें जो है ये सिमेट्री ज़्यादा पाई जाती है। बेस्ट फॉर फ्लोटिंग एंड रोलिंग। एग्जाम्पल इसकी है रेडियोलेरा, लेरिया और वोल्वेक्स। So the last content of our topic is terms of direction in animals. टर्म्स ऑफ डायरेक्शन होता क्या है कि टर्म्स ऑफ डायरेक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होती हैं या होती क्या है, क्या इनका मकसद होता है एनिमल्स में, किस लिए यूज़ होती हैं। टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस आर यूज्ड टू लोकेट बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है कोई भी इमेजिनरी लाइन जो है वो हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेजिनरी लाइन यानी कि जिसके रेफरेंस से एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अरेंज किए जाएं और लोकेट किए जाएं, इन चीज़ों को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, या इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम में जो हेड है, द हेड पोर्शन जो है दैट इज़ सुपीरियर टू द फीट एंड द फीट आर इन्फीरियर टू द हेड। इसी तरह से अगर हम लोग एनाटॉमी में से कोई एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं कि लंग्स आर सुपीरियर टू इंटेस्टाइन, lungs are superior to intestine and intestine is inferior to lungs. The next term of direction is oral and abural. ओरल साइड क्या होगी, टूवर्ड्स द माउथ। जो डायरेक्शन माउथ की तरफ जो है वो इशारा दे या माउथ की तरफ डायरेक्ट करे, दैट वन इज़ द ओरल साइड। एंड अबोरल साइड इज़ द ऑपोजिट साइड ऑफ ओरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टारफिश है, जिस तरफ जो है वो स्टारफिश का माउथ होगा दैट वन इज़ द ओरल साइड, बट जिस तरफ उसका जो एनएस पॉइंट होगा दैट वन इज़ द एबोरल साइड। So next terms of directions are anterior, posterior, proximal, distal, medial and lateral. Anterior posterior जो आपको पता है कि उसको dorsal ventral भी बोलते हैं, तो यानी कि जो belly वाला पोर्शन होगा that one will be the anterior और ventral side, और जो बैकबोन वाला पोर्शन होगा या साइड होगी उसको हम लोग posterior और dorsal साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास that is प्रोक्सिमल और डिस्टल। इसमें क्या होगा कि जो भी बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो क्लोज़र टू द एक्सियल बॉडी होगी। एक्सियल बॉडी में आपको पता है स्केल हेड से लेकर ये पूरा एब्डोमेन वाला पोर्शन जो है, नेक वाला पोर्शन, ये पूरा जो है ये हमारा एक्सियल बॉडी होगा। और अपेंडिकुलर बॉडी जिसमें हमारे अपेंडिजेस होंगे दैट वन विल बी द अपेंडिकल बॉडी। अब जब जो है टूवर्ड्स द ट्रंक होगा, ट्रंक का रीजन आपको पता है ये वाला होता है, टूवर्ड्स द ट्रंक होगा या टूवर्ड्स द एक्सियल बॉडी होगा तो वो हम उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल, और जो एक्सियल बॉडी से दूर होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल। अब थर्ड जो है हमारे पास आ जाती है मीडियल और लेटरल। इसमें क्या होगा कि कोई भी इमेजिनरी लाइन हो किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमल की बॉडी से पास करती हुई, अब उस लाइन के
उस लाइन की तरफ अगर जो है स्ट्रक्चर होगी या पार्ट्स होगा बॉडी का, तो वो होगा मीडियल, यानी कि मीडियन लाइन के जो तरफ डायरेक्ट करेंगे बॉडी पार्ट्स वो होंगे मीडियल, और जिससे अवे होंगे दैट वन विल द लेटरल, यानी कि वो लेटरल साइड होंगे अवे की तरफ, और मीडियन लाइन या इमेजिनरी लाइन की तरफ होंगी तो वो होगी लेटरल। लेटरल मीन्स टूवर्ड द साइड ऑफ बॉडी और अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। गॉट इट? So there are some more terms, cranial, caudal and rostral। यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्ट दिखाया गया है डॉग। तो इसमें क्या होगा कि जब भी क्रेनियम की तरफ, यानी कि जो ब्रेन है या हेड पोर्शन है उसकी तरफ जो है बॉडी पार्ट्स की डायरेक्शन होगी, तो दैट वन विल बी द क्रेनियल। अगर टेल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा दैट वन विल बी द कोडल। कोडल मीन टेल। एंड वन मोर थिंग, अगर जो है ऑब्जेक्ट के नोज़ की तरफ या बीक की तरफ, बीक यानी कि BEAK चूंच, इसकी तरफ जो है डायरेक्ट किया जाएगा तो वो होगा रोस्ट्रल। कोडल, क्रेनियल एंड रोस्ट्रल। डन। अब हमारे पास जो है वो टॉपिक जो है हमारा एंड हो चुका है। अब हम इस टॉपिक में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQs हैं या अभी तक जो पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हुए हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। So the first MCQ is, when one place passing through the body divides animal body into two mirror images, then it is known as biradial symmetry, asymmetry, radial symmetry और bilateral symmetry। अब आपको पता है कि बायरेडियल सिमेट्री में जो है एक ही एनिमल के, यानी कि एक एनिमल होता है उसको एक ही एनिमल के 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं इस तरह से बायरेडियल में। बाई मीन टूज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एसिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री होती ही नहीं है, जैसे स्पॉन्जिस में हो गया, स्नेल में हो गया। रेडियल सिमेट्री में भी यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन्स बनते हैं। अब बायलेटरल में क्या है कि डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 मिरर इमेजेस, यानी कि बॉडी को जो 2 मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे। द फर्स्ट मिरर इमेजेस, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट वन विल बी द bilateral symmetry। The second MCQ is, the sphere shaped protozoans show which type of symmetry? Bilateral symmetry, biradial symmetry, pentaradial symmetry और spherical symmetry। आपको बताया था मैंने कि प्रोटोजोन का कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं, यानी कि बॉल की तरह के होते हैं, और उनको जब इक्वली हाफ किया जाता है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस यानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। या इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें तो उनके इक्वल हाफ्स बनते हैं। तो उसमें पेंटारेडियल भी नहीं आएगी, बायरेडियल में भी नहीं आएगी, बायलेटरल भी नहीं आएगी, क्योंकि बायलेटरल में मिरर इमेजेस बनती हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री इज़ द राइट आंसर, बिकॉज MCQs के अंदर ही वर्ड यूज़ हुआ हुआ स्फेयर का। तो स्फेयर जिन ग्रुप्स में आएगा प्रोटोजोन्स के, दैट विल ऑब्टेन द स्फेरिकल सिमेट्री। The third MCQ is, which grade of organization will you select if there will be a sticking pain in your intestine? अच्छा, अगर आपके इंटेस्टाइन में दर्द हो तो आप किस मतलब जो है ग्रेड लेवल को चूज़ करेंगे कि मेरे इस ग्रेड लेवल में या इस ग्रेड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो
दर्द है, ये पेन है। टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल। तो ज़ाहिर सी बात है इंटेस्टाइन जो है वो एक ऑर्गन है, तो डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट organ level. So the fourth MCQ is in how many grades of life or in how many grades life is organized. तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है वो 5 ग्रेड्स पढ़े, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो 5 इज़ द राइट आंसर. So the fifth MCQ is the arm is attached to the hand. Medial, lateral, proximal, distal. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको पता है कि प्रोक्सिमल होगी, क्योंकि आर्म की डायरेक्शन जो है वो बाजू की डायरेक्शन हैंड के मुकाबले में, ठीक है। तो अगर होता कि हैंड की डायरेक्शन जो है आर्म के मुकाबले में, तो हमारे पास डिस्टल आना था, बट इट्स द आर्म इज डैश टू द हैंड, सो इट विल बी प्रोक्सिमल. Sixth MCQ is the best anatomical term to describe the back side or region of the body would be. बैक साइड को डिफाइन करने के लिए कौन सा जो डायरेक्शन टर्म है वो यूज़ होगा? वेंट्रल, डोर्सल, प्रोक्सिमल और सुपीरियर. वेंट्रल आपको पता है बेली वाली साइड होती है, डोर्सल जो है वो बैक बोन वाली साइड होती है, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं. इसके बाद प्रोक्सिमल भी नहीं है और सुपीरियर भी नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डोर्सल, because this one is the dorsal side, this one. The seventh MCQ is the wrong pair. एक रॉन्ग पेयर आपको सेलेक्ट करना है. इसमें स्पॉन्जेस में सिमेट्री होती है जी, बिल्कुल होती है. वोल्वक्स में स्पेरिकल होती है. नाइडेरियस में रेडियल सिमेट्री होती है. स्टारफिश में बाई रेडियल नहीं, पेंटा रेडियल होती है. तो इसमें रॉन्ग पेयर जो है वो है स्टारफिश, यानी कि ऑप्शन डी. This will be the correct answer. The eighth MCQ is the anatomical direction to rostral is proximal, caudal, medial और lateral. So proximal भी नहीं है, caudal yes, medial भी नहीं है एंड lateral भी नहीं है. medial आपको पता है कि जो इमेजिनरी लाइन होती है उसकी तरफ हो, तो medial होता है. lateral जो lateral साइड होती हैं उसकी तरफ होता है. proximal भी नहीं है, then caudal is the right answer. The ninth MCQ is animals with tissue level grade of organization are eumetazone, mesozoon, pseudocelom और नॉन. तो यहाँ में यूमेटाजोन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्रेड, वो यूमेटाजोन होते हैं.